हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पता है आपको, जब आज मैं करंट अफेयर्स रेडी कर रही थी, मैंने इसका पीपीटी रेडी किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, आज 70 स्लाइड्स का पीपीटी बन गया। फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत सारी न्यूज हो गई हैं, 1 आवर से ऊपर चला जाएगा हमारा वीडियो, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कट डाउन करके कल के लिए शिफ्ट कर दिया, मतलब नेक्स्ट क्लास के करंट अफेयर्स के लिए शिफ्ट कर दिया है। तो लगभग मैंने 45 to 46 पीपीटी को यहाँ पे रखा है, रिमेनिंग कल के लिए शिफ्ट हो गई। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज थी स्किप हो गई, रह गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम उसको कल डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज हमें मैक्सिमम नेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज को कवर करना है। वीडियो के एंड में रिवीजन क्वेश्चन भी है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247, जहां से आप इजीली टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया है सिंस 1773 टू 1948। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो ये मेरा पर्सनली सजेशन है, आप उसको देखिए। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसका जो कंबाइंड पीडीएफ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंबाइंड पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। मंथली कंपाइलेशन तो नहीं आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे 6 मंथली कंपाइलेशन कर रहे हैं, जिसमें जून मंथ को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अभी तक 3 इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन हो चुके हैं। 6 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, 6 मंथ के सभी मिलिट्री एक्सरसाइज और 6 मंथ में जो भी बुक्स थी न्यूज में, वो भी हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे 6 मंथ की ऑल द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, देन हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। डन इतनी चीजें? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में 16th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का हो रहा है, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। 16th एडिशन है, कहां पर हो रहा है? तो उमरोई मेघालय में हो रहा है। 15th एडिशन इसका मंगोलिया में हुआ था और 16th एडिशन इंडिया में हो रहा है, राइट। सिंस 2004 से आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इसके अलावा इंडिया और मंगोलिया एक और ऐसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें दोनों साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, उसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट एक और एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और मंगोलिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 2023 में मंगोलिया में हुई थी। अब रिसेंटली कुछ और एक्सरसाइज हमको न्यूज में देखने को मिली है, जैसे कि रिम्पैक एक्सरसाइज। इसके बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। 29th एडिशन ऑफ रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। कई सारे देशों की नेवल फोर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया किसको लेके गया? तो इंडिया लेकर गया था INS शिवालिक को। ठीक है, कहां पर होता है? तो पैसिफिक ओशियन में USA का एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है हवाई। तो हवाई आइलैंड में आपको रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। फिर फर्स्ट एडिशन ऑफ तरंग शक्ति, तो पहला एडिशन तरंग शक्ति का होस्ट करेगा इंडिया अगस्त के महीने में, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 20+ कंट्रीज यहां पर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है जिमेक्स। जिमेक्स आपको समझ में आ रहा है, जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका 8th एडिशन रिसेंटली कहां पर हुआ था? तो जापान में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति। तो शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। याद करो, भी फ्रांस में गए थे, फ्रांस में अभी आईफिल टावर में UPI को भी लॉन्च किया था आईफिल टावर से, याद आया कुछ? तो यहाँ पे एक्सरसाइज शक्ति 7th एडिशन फ्रांस और इंडिया के बीच में कहां पर हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ। एंड एक्सरसाइज पूर्वी लहर, तो पूर्वी लहर एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्सेस कंडक्ट कर रही हैं, कहां पर? हमारे इस ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, डन इतनी चीजें? अब ऐसा नहीं है, इंडिया अलग अलग देशों के साथ भी कई सारी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता रहता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार USA एंड इंडिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है।
फिर सदा तंसीक, ये सारी एक्सरसाइज मैंने कवर की है। जो 6 मंथ वाला हमारा कंपाइलेशन है ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइज, आप उनको देखिएगा, पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हुई है और कौन सा एडिशन हुआ है। ठीक है, तो सदा तंसीक सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में, शक्ति अभी हमने देखा है। ठीक है, उमरोई मेघालय में हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। अजय वॉरियर एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यूके एंड इंडिया के बीच में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? यूके मतलब आप ले लीजिए ब्रिटेन, और ब्रिटेन पे हमने हम वॉरियर थे, हमने विजय प्राप्त की है, हमने उनको बाहर निकाला है। ठीक है, ऐसा आप याद कर लीजिएगा। अजय वॉरियर यूके और इंडिया के बीच में हैंड इन हैंड, तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज चाइना के साथ हुई है। याद कीजिए जो सियाचिन वाला ग्लेशियर वाला एरिया है, जो हमारी बॉर्डर है LAC, वहां पर हैंड इन हैंड होता रहता है चाइनीज और इंडियन फोर्सेस के बीच में। इंद्र, तो इंद्र एक्सरसाइज रशिया और इंडिया के बीच में है। मैत्री एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की थी, इंडिया एंड थाईलैंड के साथ होती है। और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। तो ये कुछ और एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया अलग अलग देशों के साथ पार्टिसिपेट करता है। एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज PDF तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है, वो ये हुआ है कि SCO की मीटिंग के ऊपर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था। आई थिंक कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि SCO की मीटिंग हो रही है और यहाँ पर हो सकता है कि बेलारूस को फुल टाइम मेंबरशिप बना दिया जाए, मेंबरशिप दे दी जाए। तो वही हुआ है, आप देखिएगा। बेलारूस ने SCO को ज्वाइन किया एज अ 10th मेंबर। तो SCO में अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। सिमिलर ब्रिक्स में भी 10 कंट्रीज हो गई है ना, वैसे ही SCO में भी 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो बेलारूस ज्वाइन बेलारूस ज्वाइंस SCO 10th मेंबर। तो 10th नंबर का SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th नंबर का मेंबर कौन बन गया है? बेलारूस बन गया है। अब जो 23rd नंबर की मीटिंग हुई थी, 23rd नंबर की मीटिंग SCO की कहां पर हुई थी? इंडिया में हुई थी इन 2023। इंडिया ने पहली बार इसको वर्चुअली होस्ट किया था। ठीक है, फिर इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हमने 2024 में किसको दे दी थी? कजाकिस्तान। तो 2024 में जो 24th नंबर की मीटिंग SCO की हुई है वो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई है। ठीक है, और इसी मीटिंग में देखो 23rd नंबर की जो मीटिंग थी ना, उस मीटिंग में हमने ईरान को SCO का 9th नंबर का फुल टाइम मेंबर बना दिया था। सिमिलरली जो 24th नंबर की मीटिंग हो रही है, इसमें हमने बेलारूस को SCO का 10th नंबर का फुल टाइम मेंबर बना दिया है। अब कजाकिस्तान ने ये जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप है फॉर द 25th मीटिंग। तो 25th नंबर की जो मीटिंग होगी SCO की 2025 में, इसकी चेयरमैनशिप ट्रांसफर कर दी गई है चाइना को। अब यहाँ पे हमारे चाइना के पास अगले साल की प्रेसिडेंसी होगी, और हो सकता है कोई और कंट्री, जैसे कि अभी मंगोलिया एंड अफगानिस्तान, पहले ना ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया ये चारों ऑब्जर्वर थे। इन 4 ऑब्जर्वर में से 2 आपके फुल टाइम मेंबर बन गए हैं। तो हो सकता है अभी जो नेक्स्ट आपकी मीटिंग हो, अफगानिस्तान और मंगोलिया जो ऑब्जर्वर है, हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में फुल टाइम मेंबर बन जाए। पर फिलहाल के लिए याद रखेंगे कि 10 मेंबर हो चुके हैं आपके SCO में। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट SCO की मीटिंग कौन होस्ट करने वाला है? तो चाइना इसे होस्ट करने वाला है। प्रेसिडेंसी ट्रांसफर कर दी गई है कजाकिस्तान से चाइना को। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिंगदाओ, ये एक शहर है जिसको SCO टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल डिक्लेयर किया है फॉर 2024 टू 2025। चाइना का शहर है। ठीक है, चाइना का शहर है जिसका नाम क्या है? चिंगदाओ शहर। इसको कल्चरल सिटी या कल्चर टूरिज्म सिटी डिक्लेयर की गई है बाय द SCO। ठीक है, फॉर 2024 टू 2025। डन, इतनी चीजें। अगर हम SCO के बारे में थोड़ा और बात करें तो SCO का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था और उस समय केवल 5 नेशन थे इसके। कौन कौन थे 5 कंट्री? तो आप देखेंगे कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन कर लिया था। अभी 2023 में ईरान ने और 2024 में बेलारूस ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अफगानिस्तान एंड मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। डन, चलिए अब बात करते हैं अगेन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। कल मैंने इसके बारे में आपसे बातें की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे नासा ने कहा है कि हम 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करेंगे और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके लिए एक पॉइंट नीमो भी सिलेक्ट किया गया था, याद आया। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नासा ने दिया है SpaceX को, और SpaceX इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करेगा बाय द 2030।
यहाँ पे नासा ने कहा था कि हम 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेशन में लाएंगे, लेकिन वही रशिया ने कहा था कि हम केवल 2028 तक ही इस स्टेशन को ऑपरेट करेंगे। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे रशिया अपना पर्सनल खुद का एक स्पेस स्टेशन डिजाइन कर रहा है और इसके लिए इन्होंने एक टाइमलाइन बनाई कि पहला मॉड्यूल कब भेजेंगे, सेकेंड मॉड्यूल कब भेजेंगे, पूरा फंक्शन कब स्टार्ट होगा। तो एक पूरी टाइमलाइन यहाँ पर रेडी है। ठीक है, तो रशिया हैज अप्रूव द शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय द 2033। तो 2033 तक इनका अपना खुद का पर्सनल आप देखोगे कि रेडी हो जाएगा स्पेस स्टेशन। द साइंटिफिक एंड एनर्जी मॉड्यूल विल बी लॉन्च फर्स्ट इन 2027। तो पहला मॉड्यूल 2027 में भेजा जाएगा। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट अदर मॉड्यूल जैसे कि यूनिवर्सल नोडल, गेटवे एंड बेस मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा बाय द 2030। और पूरा का पूरा जो रशियन ऑर्बिटल स्टेशन है वो 2033 तक सेटअप होकर ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके लिए रशियन गवर्नमेंट ने 608.9 बिलियन रूबल, क्योंकि रशिया की करेंसी क्या है, रूबल है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, रूबल्स में होगा। तो 608 बिलियन रूबल्स यहाँ पर मनी सैंक्शन की है फॉर फाइनेंस द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करने के लिए। ठीक है, रशिया का जिससे स्पेस जो प्रोग्राम है एंड ऑनगोइंग मिशन है वो स्मूथली चलते रहे और ये जो स्पेस स्टेशन तैयार किया जाएगा वहां से आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे डिफरेंट रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो है, जिसका फॉर्मेशन हमने 1969 में किया था। वैसे ही रशिया की भी अपनी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, रोसकॉस्मोस। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। ठीक है, रूबल यहाँ पे करेंसी है और व्लादिमीर पुतिन 5th टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट हो चुके हैं रशिया के। डन। अब इस न्यूज को पहले भी हमने डिस्कस किया था लेकिन हम वापस से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि न्यूज में है, वेन्यू डिसाइड हो चुका है, सारा सेटअप कर दिया गया है, बस अब लोगों के आने की देर है। ठीक है, So India to host UNESCO World Heritage Committee session in New Delhi for the first time. For the first time India host कर रहा है UNESCO World Heritage Committee की मीटिंग को और ये 46 नंबर का सेशन है। ठीक है, जो 45th नंबर का सेशन था वो रियाद सिटी में मतलब सऊदी अरेबिया में हुआ था और 46 नंबर का सेशन इसको होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और इंडिया पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन को होस्ट कर रहा है, कहां पर, भारत मंडपम में। और इसके लिए 21 से लेकर 31 जुलाई की डेट फाइनल की गई है। इस दिन भारत मंडपम में नई दिल्ली में 46 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स, अलग अलग स्टेट पॉलिसी मेकर्स, एडवाइजरी बॉडी के हेड, सीनियर डिप्लोमेट और हेरिटेज एक्सपर्ट एंड स्कॉलर्स यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं 195 नेशन से। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ASI। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजर ASI है। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में बात करें तो हम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट देखते हैं जिसमें सभी देशों के अलग अलग हेरिटेज को इंक्लूड किया गया है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में कौन सी हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब किसको अंदर लाना है, किसको बाहर लाना है, कितना फंड अलॉटमेंट करना है, ये सारा का सारा काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सिलेक्ट्स साइट्स दैट कैन बी लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, जिसमें आपको 21 मेंबर नेशन देखने को मिलते हैं। इस कमेटी में कितने मेंबर नेशन है, तो 21 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 16 नवंबर 1962 में इसका फॉर्मेशन कर 1972 में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था। डन इतनी चीजें। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, इंडिया यूनेस्को का मेंबर है 1946 से। ठीक है, और इंडिया में यूनेस्को के 2 ऑफिस हैं, आपको ये बात भी पता है। यूनेस्को की जो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है वो 42 साइट्स है, तो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। और जो लेटेस्ट मोस्ट आपकी साइट्स हैं वो स्क्रीन पे है, जैसे कि काकतिया, रुद्रेश्वर या रमप्पा टेम्पल इन तेलंगाना 2021 इसको यूनेस्को साइट बनाया गया। धौलावीरा इन गुजरात, ये आपकी 40th नंबर की साइट है जिससे अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात में है। शांति निकेतन 41 नंबर की साइट है वेस्ट बंगाल में। एंड आपके होयसला टेम्पल्स 42 नंबर की साइट है इन कर्नाटका। ओके है जी, सो ये साइट्स हैं। अब इनका जो यूनेस्को की जनरल मीटिंग होती है, यूनेस्को जनरल असेंबली मीटिंग एवरी 2 ईयर्स में होती है, 2 सालों में मीटिंग होती है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को, जूलियन हक्सले, ओके, जो कि आपके ब्रिटेन से थे।
डन इतनी चीजें। और पहली जो साइट जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की गई थी, उस साइट का नाम क्या था? तो इक्वाडोर के गालापागोस आइलैंड्स। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है। डन। चलिए अब अगली बात, फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन इंडिया कोलंबो प्रोसेस को चेयर कर रहा है। मतलब कोलंबो प्रोसेस की जो मीटिंग है उसका चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। सिंस इंसेप्शन पहली बार इंडिया के पास चेयरमैनशिप आया है। सो इंडिया चेयर कोलंबो प्रोसेस मीटिंग एट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल इन द जेनेवा। ओके, कोलंबो प्रोसेस का फॉर्मेशन 2003 में हुआ था, जिसमें आपको 12 एशियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो एशियन कंट्रीज हैं इसमें जो माइग्रेशंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, इसके अलावा आपका गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस को इन्हांस करना और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, अदर देशों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के डायरेक्शन में ये कोलंबो प्रोसेस काम करता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी प्रेसिडेंसी या इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है और इंडिया पहली बार इसको चेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा, जैसे कि एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, या अदर जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनमें क्या होता है रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी ट्रांसफर होती रहती है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाएगी डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे पार्टनरशिप की जाएगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा। मेंबरशिप एक्सपांशन, दूसरे देशों को कनेक्ट करने के लिए इसमें इस डायरेक्शन में काम किया जाएगा। तो बेसिकली इन कुछ मुद्दों पे कोलंबो प्रोसेस में बात की जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, रिसेंटली ना 9th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। बेसिकली 3 गवर्नमेंट स्कीम्स थी जिनको 9 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सी? एक है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत मिशन। इन तीनों स्कीम को 2015 में 2015 में 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इनकी अभी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो ऑलरेडी ये स्कीम्स न्यूज में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों स्कीम किसकी अंदर काम करती है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, क्या इसका पर्पस है, इनको कब लॉन्च किया गया था, क्या टारगेट है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये स्कीम न्यूज में थी। अभी वापस से स्मार्ट सिटीज मिशन जो स्कीम है वो वापस से न्यूज में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक्सपांड किया है, एक्सपांशन दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड स्मार्ट सिटीज मिशन टिल मार्च 2025। तो 2025 31 मार्च 31 ऑफ मार्च 2025 तक के लिए यहां पर इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ओरिजिनली एंड हो रही थी 30 जून 2024 में 2024 में खत्म हो रही थी, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये जो स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन स्कीम, जैसा कि मैंने कहा, इसको ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 25 जून 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के कारण इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन कहा है कि कोई भी नए प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं किया जाएगा। जो पुराने प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुए हैं या पेंडिंग प्रोजेक्ट है, केवल उन पे फोकस किया जाएगा और अंटिल 31 ऑफ मार्च 2025 तक ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है आप उनको कंप्लीट करो और कोई भी नए प्रोजेक्ट को आपको सैंक्शन नहीं करना है। ठीक है, अभी जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर और सेंट्रल सेक्टर दो प्रकार की स्कीम होती हैं। एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के शेयर्स देखने को मिलते हैं। राइट, तो यहां पर ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली चीज तो ये समझना है। ठीक है, टोटल 100 सिटीज को हमें क्या करना है, स्मार्ट सिटीज बनाना है और इसके अंदर लगभग 7800 प्लस आपके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ प्रोजेक्ट लगभग 800 प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है, जो कंप्लीट नहीं हो पाए टाइमलाइन में बिकॉज कोविड या दूसरे सिनेरियोज के कारण, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है इस स्कीम को। स्मार्ट सिटीज आप कैसे बनाओगे, तो स्मार्ट सिटीज हम ऐसे बनाएंगे जब हम बेसिक या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जैसे कि स्कूल, रोड, रेलवेज, हॉस्पिटल्स,
एटसेट्रा। इसके अलावा क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या प्लांटेशन वर्क करेंगे। अमृत योजना के अंदर हम डिफरेंट पॉन्ड्स बनाएंगे, टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे इस सिटी के लोगों को। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाती है और 100 स्मार्ट सिटी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम सिटीज है जिनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश हैज अ मैक्सिमम ऑफ 13 cities अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, फॉलोड बाय द तमिलनाडु 12 शहर है और 10 शहर आपको महाराष्ट्र के देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो इस पूरे प्रोग्राम को रन करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको इसकी नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल ये जो मिनिस्ट्री है ये मनोहर लाल खट्टर जी के पास आपको देखने को मिलेगी। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 100 मतलब इन सिटीज को डेवलप करने के लिए 48,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा फंड दिया है 5 ईयर पीरियड के लिए, 5 सालों के लिए। ठीक है, हर एक सिटी को मिनिमम 100 करोड़ रुपीस का फंड दिया जाता है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने के लिए। इसके ऊपर सेम अमाउंट मैच करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर स्टेट गवर्नमेंट को एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल बॉडीज मिलकर फंड को रेज करेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको और पैसा चाहिए ना तो आप अपनी अर्बन लोकल बॉडीज को कहो, आप अपने हिसाब से पैसा अरेंज करो और स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है। ये जो डेवलपमेंट है ये PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे काम करता है। ठीक है, डन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे नीति आयोग के बारे में, जो कि हमारी कंट्री का थिंक टैंक है जिसको प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान। संपूर्ण मतलब क्या होता है? कंप्लीट ना। तो संपूर्णता अभियान शुरू किया है किसने? नीति आयोग ने। और ये 3 months का कैंपेन है। ये 3 months का कैंपेन है जो कि 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमारे देश में रन होने वाला है। अब क्या है भाई ये संपूर्णता प्रोग्राम? तो यहाँ पर हमारे जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 500 हमारे जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है और यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं इनको हमें डेवलप करना था। और हमारा जो फोकस है स्पेशली कुछ 6 हमारे की इंडिकेटर्स हैं। तो वो 6 की इंडिकेटर्स को इन दोनों जगहों पे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रोग्राम को या कैंपेन को रन किया गया है। ठीक है, तो संपूर्णता अभियान seeks to achieve saturation in each of the 6 identified indicator in the 112 aspirational districts and 500 aspirational block under the aspirational district program and aspirational block program। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के की इंडिकेटर्स क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट के की इंडिकेटर्स ये हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रूरल एरियाज आते हैं उस सभी के पास सॉइल हेल्थ कार्ड फैसिलिटी हो। तो सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स आपको स्पेशली जो सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना। और उनको ऐसा नहीं कि स्कूल बस खड़ा कर दिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, पानी भी देना है, टॉयलेट की फैसिलिटी भी देनी है। तो पूरी एमिनिटीज के साथ आपको स्कूल्स को रेडी करना है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट जिससे इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बच्चे हैं उन सभी बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेट करना है। तो ये इसके कुछ की इंडिकेटर्स हैं। सिमिलर अगर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात करते हैं तो एस्पिरेशनल ब्लॉक का मकसद होता है गवर्नेंस। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को इन्हांस करना। जैसे कि आपके जो ब्लॉक लेवल है उसमें जो भी पंचायतें वगैरह हैं उन तक आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड कराने का काम है। यहाँ पर इनका जो की इंडिकेटर है जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो पहला ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फंडिंग देना। इसके अलावा हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करना और स्क्रीनिंग करने के बाद आइडेंटिफाई करना कितने लोग आपके ब्लॉक में डायबिटिक हैं। ठीक है, तो ये इसके काम है। तो अगर हम इन दोनों प्रोग्राम को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड ब्लॉक प्रोग्राम, और ये दोनों इनिशिएटिव आपके नीति आयोग के हैं। पहली चीज तो ये क्लियर है। सबसे पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसको नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री हमने 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जिसको हमें एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। और 5 आपके फोकस थीम्स देखने को मिलेंगे: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके 81 इंडिकेटर्स हैं। और इन्हीं के अंदर जो 6 प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं उसी के लिए इस कैंपेन को रन किया गया है।
नेक्स्ट है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, नीति आयोग का इनिशिएटिव है, 2023 में लॉन्च किया गया था। इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज 500 ब्लॉक्स तक पहुंचाना है अक्रॉस द कंट्री। फोकस थीम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसके 40 इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके पास है? जो जी किशन रेड्डी के पास है। सो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रिसेंटली निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। सो निर्माण पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, विच अलाइन विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी मिशन कर्मयोगी। सबसे पहले हमें निर्माण का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एब्रीवेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो निर्माण का मतलब क्या है? निर्माण का मतलब है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूपीएससी में जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए हैं अब वो मेंस में अपीयर होंगे। तो ऐसे सारे एस्पिरेंट जो मेंस में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, उनको 1 लाख रुपीस का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल अंडर द CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के अंदर। कोल इंडिया लिमिटेड ऐसे यूथ को जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके मेंस में एम्पियर हो रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए मुहैया कराए जाएंगे, 1 लाख रुपीस दिए जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है कि ये जो सारे लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, वो या तो SC कम्युनिटी या तो ST कम्युनिटी या फिर फीमेल या थर्ड जेंडर होना चाहिए, पहली चीज। ऐसी सभी फैमिलीज की जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 8 लाख रुपीस होना चाहिए, 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है, लगभग 39 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके वेस्ट बंगाल में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड वर्क कर रहा है, केवल वही के परमानेंट जो आपके रेसिडेंट्स हैं, जिनके पास वहां का डोमिसाइल है, ठीक है, उनको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंटायर कंट्री के लिए स्कीम नहीं है, केवल ये 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है, केवल वहां के बच्चों के लिए है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आते हैं, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज है। डन। चलिए, अब वो निर्माण पोर्टल था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया। अब हम बात कर रहे हैं निर्माण बिल, जो कि ड्राफ्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और दोनों के एब्रीविएशन अलग है, दोनों के पर्पस अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से पढ़ना कि बिल के बारे में बात कर रहा है या पोर्टल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर ले, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, जिसका नाम है निर्माण बिल, ठीक है। रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को हेड कौन कर रहे थे? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, और वहां पर इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। जान इतनी चीजें। निर्माण बिल, निर्माण का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल 2024, ये इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब समझिएगा, जैसे कि हमारे देश में कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, कुछ टैक्सेस में भी वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, और कई सारे बिजनेसमैन के या कई सारे जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं। तो ऐसे ही एरियाज को डेवलपमेंट करना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसके लिए इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। तो इसका नाम दिया गया है SIR, सर, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आर सपोज टू बी सेट अप ऑल ओवर यूपी बाय द निर्माण 2020 बिल। तो यहाँ पे यूपी के जो 4 ज्योग्राफिकल जोन्स हैं, उन 4 ज्योग्राफिकल जोन्स में एक एक SIR को सेटअप किया जाएगा, मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को सेटअप किया जाएगा, जहां पर अलग अलग कंट्री से ओवरसीज आपको फंडिंग मिल सके, आपके नई कंपनीज बन सके, ऑफिसेस ओपन हो सके, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो एंटायर यूपी को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, और इसके लिए टोटल जो लैंड पार्सल है वो 20,000 एकड़ का आपको लैंड पार्सल देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। To get investment from around the world and across the country, UP wants to copy
What has worked in other state like गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका। मतलब इस तरीके का बिल ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका में, और ये 4th नंबर का स्टेट बन चुका है यूपी, जिसने इस बिल को या लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम किया है। तो यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन क्या होते हैं? ऐसे रीजन designate area mean to bring in investment by making it easier to do business and improvement facility and infrastructure, often they offer tax break and other benefit to the encourage growth। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, डिफरेंट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, और कुछ आपको टैक्स पे रिलैक्सेशन भी देनी है जिसके कारण आप इनकरेज कर सको ग्रोथ को। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डेवलपमेंट भी किए हैं। कैसे डेवलपमेंट है? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एमएसएमई के बीच में एक एमओयू साइन किया है फॉर क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, वाज साइन एट द सेम टाइम एट द निर्माण बिल पास्ड। इसके अलावा जैसे कि भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है ना, सिमिलर यहाँ पे लखनऊ और वाराणसी में भी कन्वेंशन सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। डन। नेक्स्ट है एज लिमिट फॉर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एक्सटेंडेड टू द 65 ईयर। तो सबसे पहली बात तो ये जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, ये योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो भी फीमेल्स है जिनके पास वहां का डोमिसाइल है, फीमेल जो विडो भी हो सकती है, डाइवोर्सी भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है, जिनकी एज 21 से लेकर 61 ईयर्स के बीच में है, उनको 1500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस एज को बढ़ा के 21 से 65 ईयर्स कर दिया गया है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, साफ साफ लिखा गया है कि ऐसी फीमेल जिनकी एनुअल इनकम मोर देन 2.50 है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा है, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब इनकम 2.5 लाख रुपए से एनुअली कम होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर लॉन्च मुखामुखी प्रोग्राम। तो मुखामुखी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर ने किया है। इसमें क्या करते हैं? तो ये कमिश्नर अपना जो भी इनका एरिया है वहां की हर एक कॉलोनी में जाते हैं और लोगों के इश्यूज को पूछते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बस इतना ही पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिनका नाम है संकाव्रत बागची। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप पीआईबी का एक और डेटा देख पाएंगे। टीचर्स डे आने वाला है, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म ओपन किए गए हैं। तो सेल्फ नॉमिनेशन ओपन फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 टिल द 15 जुलाई। सो यहाँ पर 27 जून से लेकर 15 जुलाई तक के लिए ये जो सेल्फ नॉमिनेशन, अपने आप को टीचर खुद ही नॉमिनेट कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं वो टीचर अपने आप को खुद नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग नेशनल टीचर्स अवार्ड। और टोटल 50 टीचर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा बाय द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द डिफरेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। और टोटल 50 टीचर्स को सिलेक्ट करके नेशनल टीचर्स डे पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनको अवार्ड्स देने वाली है न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में। ठीक है, इसलिए ये पूरा मामला न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इंडिया एंड म्यांमार कंप्लीट फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्ससीडिंग 1 करोड़ रुपीस अंडर द रुपी कया सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जिससे इस न्यूज को थोड़ा सा आसानी से हम समझ सके। इस न्यूज को समझने से पहले हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए अबाउट द वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट। ये दोनों अकाउंट होते क्या है, कैसे ऑपरेट होते हैं। वॉस्ट्रो का मतलब है कि मेरा बैंक आपका अकाउंट, मेरे बैंक में आपका अकाउंट है, ये आपका वॉस्ट्रो अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का कोई इंडियन बैंक है विच इज एसबीआई। तो एसबीआई बैंक में स्विट्जरलैंड का एक अकाउंट है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बैंक का एक अकाउंट हमारे इंडियन बैंक में है और इंडियन बैंक उसको ऑपरेट कर रही है इन इंडियन रुपीस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। डन। इसके अपोजिट होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब हमारा अकाउंट आपके बैंक में है, हमारा अकाउंट किसी दूसरे कंट्री के बैंक में। जैसे कि अभी हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, हमारा जो अकाउंट है वो कहां पर है? म्यांमार के बैंक में है। और म्यांमार अपनी लोकल करेंसी कयात में उसको मैनेज कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। तो यहां पर सिमिलर
हम यहाँ पे इंडियन रुपीज में म्यांमार के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं और ये कयात में हमारे अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको लोकल करेंसी मतलब इंडियन रुपी एंड कयात में हम उसको सेटल कर सकते हैं, जिससे जो करेंसी कन्वर्जन का मामला है वो बीच में नहीं आता और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है और ऑब्वियस सी बात है ट्रेड भी बूस्ट होता है। तो यही बात लिखी है कि रुपी कयात सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर यंगून में जो पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिस है, ठीक है, यंगून में हमारे बैंक का जो ऑफिस था जिसको वहां पे ऑपरेट किया जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात हो रही है। So Yangon office of Punjab National Bank and successfully completed the first transaction exceeding 1 crore rupees for the shipment of the pulses. Shipment किसकी हुई है, दालों की हुई है, under the rupee kaya settlement mechanism। ये बात पूरा न्यूज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट होती है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो सभी को पता है कि हमारे देश के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो अजीत डोभाल जी हैं और सिंस 2014 यही हमारे देश के NSA हैं और तीसरी बार रिसेंटली NSA अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, इतनी चीजें। लेकिन यहाँ पर एक और पोजीशन थी विच इज एडिशनल NSA, ठीक है, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये पोजीशन भी बहुत लंबे समय से है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये सिर्फ खाली है, इसमें कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो दिस मार्क द फर्स्ट टाइम द पोस्ट ऑफ एडिशनल NSA हैज बीन फिल्ड। और ये नया नाम जो एडिशनल NSA हमारे देश के बन गए हैं वो है राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना जो कि हमारे एक्स रॉ के चीफ रह चुके हैं, रॉ के चीफ थे ये, ठीक है। 2000 अगर आप देखेंगे 2014 से 2016 के बीच में रॉ के चीफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ राजेंद्र खन्ना हैज बीन प्रमोटेड टू द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके पहले ये क्या थे, डिप्टी NSA थे, ये डिप्टी NSA थे, डिप्टी NSA की तरह काम कर रहे थे 2018 में, ठीक है। ही हेडेड द टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और अब इनको प्रमोट करके एडिशनल NSA बना दिया गया है और 2014 से 2016 तक ये रॉ के चीफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा TV रविचंद्रन एंड पवन कपूर, इनको डिप्टी NSA बनाया गया है। तो हमें एडिशनल NSA, डिप्टी NSA, इसके अलावा हमारे जो NSA हैं वो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। अब रिसेंटली कुछ डिफेंस से रिलेटेड आपको अपॉइंटमेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन चुके हैं, तो NS राजा सुब्रमणी बने हैं। चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ पे जो IB के चीफ थे जिनका नाम है तपन कुमार डेका, इनका टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं जिन्होंने मनोज पांडे को सक्सीड किया है। फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका वी राजीव बनी है और एडिशनल डायरेक्टर इन द CBI AYV कृष्णन एंड N वेणुगोपाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब भी हम किसी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तपन कुमार ढेका का जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो हम कैसे पढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली फैसला लिया है। तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट या डिफरेंट कैबिनेट की कमिटीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर जो 72 मिनिस्टर्स हैं, अभी रिसेंटली शपथ ली थी ना, तो 72 जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनके साथ मिलके कुछ कमिटीज बनाई जाती है जिनको हम कैबिनेट कमेटी कहते हैं। तो टोटल 8 कमिटीज यहाँ पर सेटअप की गई हैं। टोटल 8 कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज को सेटअप किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन 8 कमिटीज में से 6 कमिटीज को हेड कौन कर रहा है, तो 6 कमिटी को हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और केवल 2 ऐसी कमिटी है जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं कर रहे हैं। एक को हेड कर रहे हैं राजनाथ सिंह और दूसरे को हेड कर रहे हैं अमित शाह। इनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी कमेटी को फॉर्म किया है, 8 कमेटी को फॉर्म किया है, जिनमें से 6 कमेटी को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, वैसे ये जो 8 कमिटीज है ना, इन 8 के 8 कमेटी में जो एक पर्सन कॉमन है वो अमित शाह है। अमित शाह जी आपको पूरे 8 कमिटीज के मेंबर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीजें, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के बारे में। ये मोस्ट पावरफुल कमेटी होती है जो कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड को अपॉइंट करती है, उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने का काम करती है, ठीक है, जिसको हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसमें केवल 2 मेंबर है, एक है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और सेकेंड पर्सन कौन है, अमित शाह। केवल 2 मेंबर की कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे छोटी कमेटी है ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट।
सेकेंड है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो भी हमारे डिफेंस के फैसले लेना है, क्या प्रोक्योर करना है, कहां पे डिप्लॉयमेंट करना है, एटसेट्रा। सो ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसमें भी आपको यहाँ पर 5 मेंबर्स देखने को मिलेंगे और इन 5 मेंबर्स को हेड कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और एस जयशंकर जी इसके मेंबर हैं। हमें मेंबर पे नहीं, हमें बस कमिटी के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी 8 कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट की जिनको फॉर्म किया गया है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमारे जो भी इकोनॉमी से बड़े हुए जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन को लेने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, जिसमें 10 मेंबर है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो पढ़ता है इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी और पूछ लिया जाए हेड कौन करता है, तो सबसे पहले नाम याद आता है फाइनेंस मिनिस्टर का और टिक लगा देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो गलत हो जाता है। हेड कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये एडिशनल मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। हमें मेंबर्स अगेन मैं बोल रही हूँ याद नहीं करने हैं, हेड देख लीजिए कौन सी कमेटी है, कितने मेंबर है, सफिशिएंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टोटल जैसे कि मैंने कहा 8 कमिटीज हैं और 8 कमिटीज में से 6 कमिटी को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और 2 कमिटी ऐसी है जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है। कौन कौन सी है वो कमिटी? तो आप देख पाएंगे कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसको राजनाथ सिंह जी देखेंगे, और कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, जिसको कौन संभालने वाले हैं? अमित शाह जी। बाकी आपको बाकी सारी कमिटीज में हेड कौन मिलने वाला है? प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन सी कमेटी है देखो, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, अभी हमने देखा 2 मेंबर वाली कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें 10 मेंबर है, दोनों को हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ी जो कमेटी है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें 14 मेंबर है। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें 14 मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अभी देखा 5 मेंबर वाली। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ 13 मेंबर है। कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड, इसमें 12 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इन 6 कमिटीज को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो येलो कलर में दिख रहा है वो हेड नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, रिमेनिंग को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो मैंने अलग कलर में आपको दिया हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 8 की 8 कमेटी और उसके मेंबर्स आपको दिख रहे हैं। डन इतनी चीजें। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसका काम क्या होता है? तो जो भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसको हेड करने का काम होता है। ठीक है, जिसमें आपको 10 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे और राजनाथ सिंह इसके हेड हैं। और जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये लार्जेस्ट कमेटी है जिसमें 14 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। डन। आई थिंक ये सारा मामला आपको क्लियर हो चुका है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ MCQ के बारे में। पहला है The center has extended the smart city mission under the Union Urban Development Ministry। तो मार्च 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ऑप्शन बी। The first FIR under the new भारतीय न्याय संहिता 2023 which replaced the Indian Penal Code from 1st of July। तो यहाँ पे पहली जो FIR इस पर्टिकुलर नए लॉ के अंदर रजिस्टर की गई है, कहाँ पर की गई है? तो चार मीनार पुलिस स्टेशन में की गई है और ये कहाँ पर है? तो आपका हैदराबाद में मिल जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। NTR भरोसा पेंशन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? तो आंसर हो जाएगा ये स्कीम आपको आंध्र प्रदेश की देखने को मिल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया 46 सेशन को होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी हैज इनॉग्रेटेड द न्यूली एस्टेब्लिश वेपन सिस्टम स्कूल। तो वेपन सिस्टम स्कूल कल याद करो, बेगमपेट हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब आसियान कंट्रीज, हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। यहां पर प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में बात हो रही है। द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय विच ईयर। तो कब तक ये प्रोग्राम लाइव हो जाएगा? तो हमने डिस्कस किया था कि 2026 तक ये प्रोग्राम लाइव हो जाएगा। ठीक है, 2026 तक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए? तो अभी हमने देखा है कौन, किसका नाम देखा है हमने, आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हडल एट द नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन द पंचकुला। तो यहाँ पे 100 मीटर हडल रेस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ज्योति यार्जी ने जीता है। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निर्माण, इसे किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सुजाता सोनिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट की चीफ सेक्रेटरी बनी है, वो भी पहली फीमेल। सो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी, जैसे कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन बने थे, रवि अग्रवाल, अभी हमने डिस्कस किया है। नितिन गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मृणाल कुमार दास हैं। प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, अभी कपिल देव जी को अपॉइंट किया गया है। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है अक्षा मोहित कंबोज। ये सारी अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की हुई है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को हमने मनाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मना लिया। पूछा जा रहा है कि अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आपको बस करेक्ट आंसर हमें बताना है। डन इतनी चीजें। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। स्टिल लंबा सेशन हो गया है, इसलिए मैंने बहुत सारे करेंट अफेयर्स को नेक्स्ट सेशन के लिए कन्वर्ट कर दिया, मूव कर दिया है। तो हम अगले वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।